हेलो ऑल। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसा कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, कॉन्टिनेंटल मीन्स लैंड मास और ड्रिफ्ट मीन्स स्लो मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट स्लो मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस। तो this theory was given by whom? Alfred Wegener in 1912. Who was Alfred Wegener? Alfred Wegener was a German meteorologist. मेट्रोलॉजिस्ट से हमारा क्या मतलब है? जो मौसम के बारे में स्टडी करते हैं, जो मौसम के बारे में पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ही वॉज अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। व्हाट ही सेड, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने समझाया, एल्फ्रेड वेगनर ने, कि 225 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो फॉर्म करते थे एक ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट, एक जिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको उन्होंने नाम दिया था पेंजिया। ठीक है, और इसको जो ये वाटर बॉडी सराउंड कर रही है, पहले आप ये देखें, जो ये हमारा लैंड मास है ये, इसको उन्होंने नाम दे दिया पेंजिया, और बाकी जो हमारी ये वाटर बॉडी है इसका नाम था पेंथालासा। अब बात ये आती है कि उन्होंने ये थ्योरी कैसे दी, क्यों दी, इसका क्या बैकग्राउंड है, उनके दिमाग में कैसे आया कि ये सब एक साथ है, या मैं इस चीज़ के बारे में करूँ ना करूँ। तो बैक स्टोरी पहले जान लेते हैं। तो बैक स्टोरी क्या है? क्योंकि वो एक मौसम को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, तो वो अपनी रिसर्च के काम से अंटार्कटिका गए हुए थे। वेयर इज़ अंटार्कटिका? जो हमारी अर्थ के बिल्कुल सदर्न पार्ट में एक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। ठीक है, चलो वो चले गए अंटार्कटिका। वहाँ पर जाने के बाद अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि उन्हें वहाँ पर कुछ फॉसिल्स मिले हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के। इस चीज़ ने उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया। रिगार्डिंग व्हाट? कि सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर वापस अंटार्कटिका आते हैं। कंसेप्ट क्या है? जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर बिल्कुल सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है। अब क्योंकि वो टिल्टेड है, इसकी वजह से हम ज्योग्राफी में बहुत सारे फिनोमेनास पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ टिल्टेड है, इस वजह से ये होता है, इस वजह से मौसम चेंज होते हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर इस चीज़ का देखेंगे, क्या कि जो हमारी सनलाइट है वो अर्थ के सिर्फ इस पार्ट पर ही पहुँच पाती है, और दिस पार्ट इज़ नोन एज व्हाट? इक्वेटर। क्या समझे हम इससे? जो हमारी सनलाइट है वो हमारे अर्थ के जो इक्वेटर वाला पार्ट है उसी पर मैक्सिमम रिसीव होती है, और बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत। लेकिन जो हमारे पोल्स हैं, हमारी अर्थ के जो पोल्स हैं, नदर्न पोल, सदर्न पोल, इन दोनों पोल्स पर कोई सनलाइट नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सनलाइट होती है वहाँ पर। पूरा साल ही एक जैसा ही मौसम रहता है, ना वहाँ पर मौसम चेंज होता है ना कुछ होता है। अच्छा, अब हम इसको फर्दर समझते हैं कि तो क्या, अगर सनलाइट यहाँ पर नहीं है तो इससे हमारा क्या मतलब है कहने का? इससे हमारा ये मतलब है कि यहाँ पर अगर सनलाइट ही नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है ना। ये बात कैसे होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए चाहिए सनलाइट। फोटोसिंथेसिस क्या है? जो भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जो अपने खाना बनाने के लिए जो वो सनलाइट को यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पेड़ पौधे जिंदा कैसे रहेंगे? उनकी लाइफ एग्जिस्ट कैसे करेगी? नहीं कर सकती। जब उनकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती तो उनके फॉसिल्स अंटार्कटिका में कैसे मिले? क्वेश्चन है ना ये उनके दिमाग में आया कि जब यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है तो फिर फॉसिल्स आए कैसे प्लांट्स के? सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में ये आया। चलो, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस सवाल के लिए उन्होंने क्या किया कि इसका जवाब कैसे मिले? तो उन्होंने दिमाग लगाया एंड ही थॉट कि यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा कि सनलाइट कैसे भी पहुँच पाए या कुछ भी ऐसा हो जिससे वो प्लांट्स जो है यहाँ पर मतलब जिंदे रह सके, बड़े हो सके या फिर रह सके। तो ठीक है, अब उन्होंने फिर क्या सोचा? दूसरा पॉइंट कि ये हो सकता है कि अंटार्कटिका जहाँ आज हमें नज़र आ रहा है, जहाँ हमें आज अंटार्कटिका नज़र आ रहा है, ये यहाँ ना रहा हो।
और अगर ये ना रहा हो तो ये कहाँ हो, कहीं ना कहीं इक्वेटर के आसपास रहा हो। जो हमारी अर्थ है, ये जो इक्वेटर है, इसके कहीं ना कहीं आसपास रहा हो, या तो यहाँ या तो यहाँ, लेकिन यहाँ ये डेफिनेटली नहीं होगा, ये उनका कहना था। चलो ठीक है, तो फिर उनके दिमाग में क्या आता है, सेकंड चीज़ क्या आई। पहले उन्होंने अंटार्कटिका के बारे में सोचा, अब उनके दिमाग में सेकंड चीज़ ये आ रही है कि अगर अंटार्कटिका यहाँ पर नहीं था तो हो सकता है बाकी कॉन्टिनेंट्स भी अपनी जगह पर ना हो। अब जब उनकी ये जो क्यूरियोसिटी है ये बढ़ी रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा, एंड व्हाट डज ही फाउंड कि जो हमारे, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, जो हमारी ये कोस्ट लाइन है ना कॉन्टिनेंट्स की, ये कोस्ट लाइन जो है बिल्कुल मैच कर रही थी भाई। ये कोस्ट लाइन बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल मैचिंग, जैसे उन्होंने इसको नाम दिया था जिग्सॉ फिट। व्हाट इज जिग्सॉ फिट? जिग्सॉ फिट मीन्स बिल्कुल जैसे पजल सॉल्व करते हैं ना हम, बहुत सारी पजल्स को जोड़ जोड़ के बिल्कुल उसी शेप में डाल डाल के वो प्रॉपर एक फॉर्मेट बन जाता है। सेम ऐसे ही उन्होंने देखा कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स की शेप कुछ इस तरह है, अगर इन्हें एक साथ रखा जाए तो दे फॉर्म अ ह्यूज लैंड मास टुगेदर। वो एक साथ अगर आज भी हम इनको पास पास ला के देखें, रख के देखें, मतलब इमेजिनरी हम इमेजेस में, तो क्या पाएंगे कि ये प्रॉपर पूरा एक लैंड मास फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने, फिर उन्हें और ज़्यादा थोड़ा सा मतलब समझ आने लगा, उनके दिमाग में और चीज़ें क्लियर होने लगी। सबसे पहले अंटार्कटिका से शुरू होते हुए सारे उन्होंने देखा कि अच्छा ये सारे भी एक साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, पेंजिया। ओके, इस लैंड मास को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। फिर उन्होंने बोला कि जो ये सी था उसका नाम था पेंथलासा। यहाँ तक हमें अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, उसका नाम पेंजिया था, जो वाटर बॉडी थी उसका नाम पेंथलासा। यहाँ तक तो ऐसा कुछ नया हमने किया नहीं। नेक्स्ट जब हम आ जाते हैं कि उन्होंने इसको समझाया कि फिर ये कैसे 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 आज तक पहुँचा, जहाँ आज है हमारे कॉन्टिनेंट्स, वो कैसे पहुँचे, क्या हुआ। तो उन्होंने पहले बोला कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। सबसे पहले जो वो एक ह्यूज कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। जो हमारा नदर्न पार्ट है उसको हमने क्या बोला, यूरेशिया, और जो हमारा सदर्न पार्ट है उसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, इट वॉज पार्ट ऑफ व्हाट, गोंडवाना लैंड। ठीक है, वो यहीं से ही आएगा। और धीरे धीरे विद टाइम, विद मैनी फैक्टर्स, ड्यू टू मैनी रीजंस, क्या हो गया, जो आज इनकी प्रेजेंट पोजीशन है वो यहाँ तक पहुँच गई। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, एल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी है दी, इन्होंने हमें जो भी बताना है, देखो इन्होंने बताया। इसके बाद इनसे पूछा जाएगा ना कि आप रीज़न बताएं फिर कि क्या कारण रहा होगा कि इतने बड़े बड़े लैंड मासेस जो हैं वो दूर हो गए, या फिर अब एक साथ नहीं है, उनकी पोजीशन चेंज हो गई, तो आप रीज़न भी बताएं। तो ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए, रीजंस देते हुए, पहले तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ करा, आप ये देखें, अपने आप को प्रूफ करा उन्होंने कि हाँ भाई जो ये फॉसिल्स हैं, फॉसिल इनके बिल्कुल इतने डिफरेंट रीजन्स में मिल रहे हैं हमें। ठीक है, कहाँ पर साउथ अमेरिका है और कहाँ पर अफ्रीका है। आप टुडेज टाइम में देखें कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बीच में इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है, तो कैसे पॉसिबल है कि ये इतना बड़ा ओशन पार करके यहाँ पे भी आ जाते हैं और यहाँ पे भी। तो उन्होंने बोला कि पहला एविडेंस मेरी बात का ये है कि ये यहाँ पर था। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है कि जो हमारे यहाँ साउथ अमेरिका का जो रीजन है ना, ब्राज़ील, और अफ्रीका का जो घाना रीजन है, वहाँ पर जो हमें रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो सेम एज के हैं। सेम एज के कोस्ट लाइन पर दोनों बॉर्डर्स पर अगर हमें मिल रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट कि ये जुड़े रहे होंगे, एक साथ ही यहाँ पर डिपॉजिट हुए होंगे, और विद टाइम बाद में ये जो पार्ट है वो अलग अलग हो गए। ठीक है, इनके समझाने का ये मतलब था। अब इन्होंने रीज़न बताए हैं इसके लिए हमें, 2 फोर्सेस। वो 2 फोर्सेस कौन से हैं, वो 2 फोर्सेस हैं, एक तो हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और दूसरा हमारा टाइडल फोर्स। पहले इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, बिल्कुल इसी को अर्थ मान लीजिए आप कि ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, करने के बाद जो हमारे
कॉन्टिनेंट्स थे ना, उनकी कहने का ये मतलब है कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि मोशन इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जरा इस वजह से दूर होते चले गए। पहला पॉइंट उनकी तरफ से। दूसरा पॉइंट उनकी तरफ से टाइडल फोर्स। व्हाट इज टाइडल फोर्स? जैसे कि हमारे अर्थ है, उसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनी तरफ चीज़ों को खींचने का, है ना, क्योंकि हम इसी वजह से चल पाते हैं, इसी वजह से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पूरी थ्योरी है इसके ऊपर, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम सीधा आ जाते हैं ऐसे ही मून के ऊपर कि मून का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, वो भी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए एल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला कि क्योंकि जो मून का जो टाइडल फोर्स है उसके वजह से जो ये कॉन्टिनेंट है ये दूर हो गए। उन्होंने इतना बोला, ठीक है। लेकिन अब बात क्या आती है कि जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं ना, मॉडर्न डे वाले जो साइंटिस्ट हैं, सॉरी इसको हम थोड़ा सा, जो हमारे मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो ये फोर्सेस हैं ना सारे, चाहे तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, टाइडल फोर्स हो, ये इतने इफ़ेक्टिव है ही नहीं, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी बड़ी मूवमेंट कॉज कर सके, क्योंकि बहुत जायंट लैंड मास है। इतने बड़े लैंड मास का मूवमेंट ये बहुत ही क्या बोलेंगे, इनको इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। ये फोर्सेस बहुत ही हल्के लगते हैं, इतना ज़्यादा इनका रोल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमम सा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बस ओनली इन्हीं का रोल है और इन्होंने ही पूरे तरीके से हमारे जो लैंड मास है उसको मूव कर दिया है। आप समझ पा रहे होंगे टॉपिक क्या है। यहाँ पर पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये फोर्सेस इतने इफेक्टिव थे ही नहीं कि ये इतनी मूवमेंट कॉज कर सके या ऐसा हो सके। तो ठीक है, फर्दर फिर इसमें क्या बात आती है। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फर्दर बात करेंगे। पहले हम एक पॉइंट समझ लेते हैं कि चलो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कितने बेसिस पर। पहला तो ये कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म ही नहीं बता पाए क्योंकि ये तो इतने इफेक्टिव फोर्सेस थे नहीं। दूसरा पॉइंट आता है ही इग्नोर्ड द ओशियन फ्लोर, उन्होंने बिल्कुल ही ओशन फ्लोर के ऊपर कुछ नहीं बोला। ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि कैसे रिजेस फॉर्म हुई, कैसे ट्रेंचेस आए बने ओशन फ्लोर पर, उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, प्लेट तो यहाँ पर अभी हम यूज़ नहीं कर सकते वर्ड, वो हमारी फर्दर प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी में हम बात करेंगे। बट हाँ, हम बोल सकते हैं समझने के लिए कि इन्होंने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करी, उसको समझाया, उसको कंसीडर करा, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ओशन फ्लोर। अब थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पर हमारा क्रिटिसिज्म में कि क्योंकि अब ना तो उन्होंने एक्सप्लेन करा, ना उन्होंने कुछ मैकेनिज्म बता पाए, और ना उन्होंने मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस का प्रॉपर रीज़न बताया। वो तो खैर हम थर्ड पॉइंट ना रखते हुए इसको इसमें भी बोल सकते हैं मैकेनिज्म में कि वो नहीं बता पाए। चलो ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। नाउ क्रिटिसाइज कर दिया, व्हाट डज इट मीन? क्या थ्योरी यूजलेस थी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इट लेड द फाउंडेशन फॉर द फर्दर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्योंकि अगर ये थ्योरी नहीं होती तो फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की जो शुरुआत है दिमाग में साइंटिस्ट की, वो भी नहीं आती। इन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है ना इस चीज़ में, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत कर दी है और उसके बाद बाकी साइंटिस्ट ने उस चीज़ पर काम करा है, तो उनके दिमाग में आ गई ये चीज़। अब हम सेकंड बोल सकते हैं कि इनकी थ्योरी ने ना इनिशिएट कर दी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट, कि भाई ये कैसे होती हैं ये सारी चीज़ें, क्या हो गया, अर्थ का इंटीरियर कैसा है फिर। क्योंकि कोई क्यों सोचेगा अर्थ के इंटीरियर के बारे में, इससे पहले तब तक उन्हें कोई मतलब ही नहीं होने लगा, जहाँ हम रह रहे हैं जैसे हैं वैसे होता है। लेकिन फिर उनका दिमाग बाकी साइंटिस्ट का इस तरीके से चला कि अगर ये सब जुड़े हुए थे, ये अलग हो रहे हैं, ये हो रहा है, इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है, तो फिर इसके इंटीरियर में है क्या जो इतनी मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, कैसे हो रही है ये सारी मूवमेंट। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ये लैंड मासेस की मूवमेंट कैसे होती है, क्या होता है, इसके बारे में मतलब सारे साइंटिस्ट के दिमाग में आया और उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू करा, फाइंड करना शुरू करा। तो अभी मैं आपको इतना तो बता देती हूँ इस टॉपिक में कि मॉडर्न डे रीजंस क्या दिए गए हैं मूवमेंट के।
तो कि भाई क्यों हो रही है मूवमेंट, तो इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा बताया गया है कि मूवमेंट क्यों होती है, कैसे होती हैं। सो मैंने एक स्लाइड भी ऐड करी है, वो आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा इसमें कि ये हमारे अर्थ का इंटीरियर है, ये हमारे अर्थ का इंटीरियर है, ये हमें सबको पता है, 3 पार्ट क्रस्ट, मेंटल कोर। उसके बाद भी हमें ये भी पता है कि एक जैसे क्रस्ट हो गया वो 2 पार्ट में हो गया, मेंटल हो गया वो हमारा और फर्दर 2-3 पार्ट में हो गया, मतलब ऐसे ही हम इसको पढ़ते हैं। तो ठीक है, मेंटल में जो हमारी एस्थेनोस्फेयर वाली जो लेयर है ना, सारा इस एस्थेनोस्फेयर वाली लेयर का खेल है। देखो, इसको हम प्रॉपर तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, पर क्योंकि अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो इसको एक डाउट के साथ टॉपिक क्लोज नहीं कर सकते कि ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली कर कैसे रहे हैं मूव, वो तो हमें फिर सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, लास्ट में इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए हम ये बता देते हैं कि ये मूव करते हैं ड्यू टू दिस लेयर जो कि एस्थेनोस्फेयर है। इसमें क्या होता है, इसमें मॉल्टन रॉक्स होते हैं, लावा होता है, और वो मॉल्टन रॉक्स और लावा जो है इधर से उधर मूव करता ही रहता है, और उसके बाद इरप्शंस होते हैं। ठीक है, इरप्शंस जो होंगे वो इरप्शंस क्या कॉज करेंगे, वो इरप्शंस जो होंगे वो उस लावा को जो है वो बाहर आ जाएगा, या फिर जो वो प्लेट्स होती है ना वो फिर डाइवर्ज होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। जहाँ कन्वर्ज होती हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमारा वो होता है, डिस्ट्रक्शन होता है चीज़ों का, अर्थक्वेक आते हैं, फिर ये फर्दर फिनोमेनाज इसमें ऐड हो जाते हैं। तो क्योंकि अब मैं इस टॉपिक को क्लोज कर रही हूँ तो मैं आपको यही बताऊँगी कि यहाँ से हमारी प्लेट टेक्टोनिक शुरू होती है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ख़त्म होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स जैसे शुरू हो रही है तो उसमें हम आगे फर्दर पढ़ते हैं अर्थक्वेक का प्रॉपर मैकेनिज्म, वोल्केनोज का, और इन सब के बारे में कि ये सारे फिनोमेनास फिर होते कैसे हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, होप आप सबको ये समझ आया हो।